30 जनवरी को पुलिस को सूचना मिलती है कि किसी एक अज्ञात इंसान की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौका वारदात पर जब पहुंचती है तो देखती है कि जिस इंसान की हत्या की गई है उसे बड़े निर्मम तरीके से मारा गया है, मतलब कि कुचल कुचल कर मारा गया है। शायद ईंट का इस्तेमाल किया गया हो, पत्थर का इस्तेमाल किया गया हो। पुलिस जब उस शव की पहचान करती है, आसपास पास पड़ोस में सब जगह पूछताछ होती है, तो पता चलता है कि ये शव हेमराज नाम के इंसान का है। हेमराज जो कि बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था। पुलिस हेमराज के परिवार को तलाश करती है और उनको ये सूचना भिजवाती है कि हेमराज की किसी ने हत्या कर दी है। सबसे पहले ये सूचना जब हेमराज की पत्नी को पता चलती है तो वो बिखल बिखल कर रोने लगती है और इस कदर वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। घर परिवार में मातम छा जाता है, हर कोई बिखल बिखल कर रोने लगता है। पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी चेतावनी आ जाती है कि आखिर हेमराज की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि जब पूछताछ में शुरुआती पूछताछ में ये चीज़ पता चलती है, आसपास पड़ोस के लोग ये चीज़ बखूबी बताते हैं कि हेमराज बहुत अच्छा इंसान था, उसकी किसी से कोई निजी दुश्मनी बड़े स्तर पर कभी नहीं थी। अब पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी चेतावनी आ जाती है कि आखिर हेमराज की हत्या की किसने होगी। हेमराज की पत्नी से पूछताछ में पुलिस कहती है कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है। उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, मेरे पति तो भले ही थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के थे, लेकिन उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं था। इसलिए ये जान पाना, ये पता कर पाना कि उनकी किससे दुश्मनी है, बहुत ही मुश्किल है। पुलिस को अब ये कड़ी सुलझाना बड़ी ही मुश्किल लग जाती है। पुलिस इसके बाद कुछ कॉल सीडीआर्स निकालती है, कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है, जो कि हेमराज के जितने करीबी होते हैं, चाहे वो उनकी पत्नी ही क्यों ना हो, हेमराज की पत्नी, हेमराज के बहनोई, हेमराज की बहन, उसके जो भी जितने भी आसपास पड़ोस के जितने भी उनके रिश्तेदार करीबी जितने भी थे, सबकी कॉल डिटेल जो है पुलिस खंगालना स्टार्ट करती है। और इसके बाद पुलिस को कुछ ऐसा लिंक मिलता है कि उस लिंक के माध्यम से पुलिस उस कातिल तक पहुंचती है, जिसके जानने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। जो कातिल निकल कर आता है, जिसने अपराध किया था, जिसने हेमराज की हत्या की थी, उस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। चलिए आज की ये कहानी हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये कहानी बिहार के मोतिहारी की है। मोतिहारी में अब इस कहानी की हम शुरुआत स्टार्टिंग से करते हैं कि आखिर सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या था। हुआ कुछ यूँ था कि देखिए, हेमराज जो है अपने परिवार का मुखिया था और हेमराज की पत्नी का नाम विभा। हेमराज और विभा दोनों ही आपसी रिश्ते जो इनके थे वो काफ़ी अच्छे थे। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होती थी। पति पत्नी के बीच में जो सामान्य विवाद होते हैं वैसे इनके बीच में थे। किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन हेमराज का एक बहनोई था और उस बहनोई का नाम था रोहन, यानी कि हेमराज का जीजा, हेमराज से तकरीबन 5-6 साल बड़ा हेमराज का जीजा बहनोई, वो अक्सर हेमराज के घर आया करता था। हेमराज में और हेमराज के जीजा में बहुत बनती थी और देखा जाए तो जो हेमराज की पत्नी है विभा, उसके में और जो रोहन है जीजा, उसके में भी बहुत ज़्यादा बनती थी। यानी कि इन तीनों लोगों की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थी। और रोहन की बात करें, जो कि जीजा था हेमराज का, वो अक्सर हफ्ते या 2 हफ्ते में हेमराज के घर जाया करता था। चाहे वो पार्टी के माध्यम से जाए, चाहे तो खान पान के माध्यम से जाए, चाहे तो मिलने के माध्यम से जाए, मतलब हमेशा हफ्ते 2 हफ्ते में आना जाना लगा रहता था। अब हुआ कुछ यूँ कि कहते हैं ना कि लोगों की मति कब भ्रष्ट हो जाती है पता नहीं चलता। जो विभा थी वो और जो हेमराज के जीजा था बहनोई जो था रोहन, उनके बीच में हंसी ठिठोलियाँ काफ़ी बेहतर होती थी, बहुत ज़्यादा भी होती थी। इस चीज़ को लेकर हेमराज को कोई आपत्ति नहीं थी। हेमराज को ऐसा लगता था कि ठीक है, जीजा सरहज है तो ये आपस में इतना हंसी मजाक कर ही सकते हैं। लेकिन ये हंसी मजाक धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगा, क्योंकि हेमराज के जीजा रोहन और हेमराज की पत्नी विभा, इन दोनों के बीच में करीब आने वाला जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। यानी कि जीजा और सरहज दोनों आपस में एक दूसरे को करीब आने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब हेमराज कहीं से भी ये डाउट नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी उसके जीजा के साथ करीब आ सकती है। उसे बस इतना लगता था कि शायद ये सिर्फ हंसी मजाक है, एक रिश्ते में जो हंसी मजाक का पद बनाया गया है सिर्फ वो चल रहा है। लेकिन हेमराज की गैर उपस्थिति में इन दोनों ने अपने रिश्तों को काफ़ी करीब लाकर रख दिया, और इतना करीब लाकर रख दिया कि विभा में और रोहन के बीच में नाजायज़ संबंध
शुरू हो गए। इनके बीच में संबंध बनने शुरू हो गए और ये सिलसिला लगातार चलने लगा, क्योंकि इनको इस चीज़ में काफ़ी मज़ा आने लगा। इनको ऐसा लगने लगा कि हेमराज को कुछ भी नहीं पता है, और रिश्ते में रोहन हेमराज का जीजा था, इसलिए घर पे आने जाने की कोई पाबंदी नहीं थी। रोहन जब चाहे तब घर पे आ सकता था और विभा के साथ वक्त बिता सकता था। इन दोनों का सिलसिला ऐसे चढ़ने लगा कि विभा के ऊपर विभा के जीजा का भूत सवार होने लगा, यानी कि विभा के ऊपर रोहन का भूत इस कदर सवार होने लगा कि वो अपने पति को तवज्जो देना कम करने लगी। और जैसे ही उसने हेमराज को तवज्जो देना कम किया, स्पेस देना कम किया, कहीं ना कहीं हेमराज को ये चीज़ खटकने लगी कि आखिर विभा के अंदर अचानक ये परिवर्तन हो क्यों रहा है। विभा पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन ऐसा क्यों होता है। और जैसे ही रोहन घर पे आता था, यानी कि हेमराज का जीजा जैसे ही घर पे आता था, वैसे ही विभा के चेहरे पे चमक आ जाती थी। विभा खिलखिला उठती थी, खुश हो जाती थी। कहीं ना कहीं हेमराज को डाउट होने लगा, उसे शंका होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज़ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे लिए नासिर बनती जा रही है। और हुआ कुछ यूँ कि एक दिन ऐसा आया जो बहुत ही खतरनाक दिन था। हेमराज घर से बाहर था और घर के अंदर हमेशा की तरह विभा और उसका जीजा रोहन दोनों आपस में हमबिस्तर हो रहे थे। उसी दौरान हेमराज अचानक से घर पे पहुंच जाता है और वो अपनी आंखों से रंगे हाथ पकड़ लेता है अपने बहनोई को और अपनी पत्नी को एक साथ। उसका जो डाउट था वो क्लैरिटी में बदल जाता है, वो वास्तविकता में बदल जाता है। वो देखते ही समझ जाता है कि इतने दिन से यही सारी चीज़ें चल रही थी। अब एक तरफ रिश्ते में उसका बहनोई था और एक तरफ उसकी पत्नी थी। वो वहाँ पर एक सख्त चेतावनी देता है अपनी बहनोई को और कहता है कि कृपया करके दूरी बनाकर रखें, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। जो आपने किया ये क्षमा के योग्य तो नहीं है, आपने पाप किया है, लेकिन फिर भी अगर आप अब से दूरी बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये कहकर वो अपने जीजा को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि आज के बाद आप हमारे घर ना ही आए तो बेहतर होगा। और जब रोहन वहाँ से चला जाता है तो हेमराज अपनी पत्नी को बखूबी इस चीज़ को लेकर समझाता है और हिदायत देता है कि अगर दोबारा मैंने ऐसा कुछ देख लिया तो मुझे वक्त नहीं लगेगा तुम्हें छोड़ने में। और इसके बाद हेमराज एक सख्त और पैनी नज़र रखने लगता है अपनी पत्नी विभा के ऊपर। अब विभा जहाँ एक तरफ अपने जीजा के प्यार में पागल हो चुकी थी, दूसरी तरफ उसके ऊपर अचानक से पाबंदी लग जाती है कि अब वो जो है अपने जीजा से नहीं मिल पाएगी। लेकिन हेमराज पीछे नहीं हटता है, वो लगातार सख्त पैनी नज़र रखता है, जिसकी वजह से विभा को अब उलझन होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जो हेमराज उसका पति है वो एक्चुअल में उसके प्यार के बीच का रोरा है। वो ये भूल जाती है कि आखिरकार उसका पति हेमराज ही है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हेमराज होगा पति, लेकिन मेरा प्यार तो रोहन है। और ये चीज़ सोच विचार करके वो रोहन से चोरी से बात करती है, अपने बहनोई से चोरी से बात करती है और बात करके कहती है इस चीज़ को कि हमें बीच में से इस इंसान को हटाना चाहिए, हमें बीच से इस हेमराज नाम के इंसान को हटा देना चाहिए। और इस बात पे रोहन भी सहमति दे देता है। वो कहता है ठीक है, इसको हटा देंगे तो हमारे बीच का रोरा हट जाएगा, फिर जब मर्जी तब हम आएंगे और हम आपस में एक दूसरे से मुलाकात कर लिया करेंगे। इतना खतरनाक प्लान बनाते हैं ये दोनों मिलकर, जीजा और सरहज। इसके बाद इनके प्लान को अब आगे बढ़ाना था। अब आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो रोहन होता है वो अपने छोटे भाई को और अपने एक दोस्त को अपने इस प्लान में शामिल करता है और वो कहता है कि हेमराज को रास्ते से हटाना है। ये दोनों लोग भी उस पर संयुक्ति बनाते हैं, कहते हैं ठीक है कर लेंगे। अब एक दिन ऐसा आता है कि हेमराज बाहर गया रहता है निमंत्रण में और खाना वाना खाकर रात को 9 बजे वो वापस आता है। आने के बाद उसके सोने का समय था, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है अंदर उसकी पत्नी उसका काल बनकर बैठी होती है। एक पैनी नज़र के साथ जैसे ही वो घर में पहुंचता है वो तुरंत हेमराज के ही फ़ोन से अपने जीजा को यानी कि रोहन को फ़ोन करती है और फ़ोन करके बताती है कि हेमराज आ चुका है, अब आगे की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हेमराज कहता है कि माफ़ करिएगा, रोहन कहता है कि ठीक है।
हेमराज को तुम किसी भी तरह करके बाहर भेजो। और इसके बाद विभा अपने पति हेमराज को कहती है कि बाहर वहाँ पर एक जगह बताती है, कहती वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर रोहन आए हुए, आपने उनको घर आने से मना किया है इसलिए वो घर नहीं आएंगे, वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ें लेकर आए हैं, सामान आपकी बहन ने भिजवाया है, उसको आप लेते आइए। ये कहकर वो अपने पति को गुमराह कर देती है और रोहन हेमराज जो है निकल पड़ता है और उसे शायद नहीं पता था कि ये उसका आखिरी निकासी है। शायद इसके बाद वो वापस अपने घर कभी नहीं आ पाता। और ऐसा ही होता है, जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर हेमराज का जीजा राजन, हेमराज के जीजा राजन का छोटा भाई, उसका दोस्त वहाँ पर ताक लगाकर, निशाना लगाकर बैठे होते हैं। और जैसे ही हेमराज वहाँ पर पहुँचता है, इसके ऊपर भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं। और उस वक्त राजन अपने हेलमेट से और ईंट से कूच कर हेमराज की हत्या कर देता है। और हेमराज की हत्या कर वहाँ से सब के सब फरार हो जाते हैं। और इसके बाद फिर फ़ोन करके उसकी पत्नी को ये चीज़ बता देता है कि हमारे बीच का रास्ता का जो कांटा था वो अब हट चुका है। सुबह होती है, जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस पहचान करती है, पुलिस के सामने चेतावनी आ जाती है कि आखिर किसको पकड़ा जाए, संदिग्ध के रूप में किसे उठाया जाए, किससे पूछताछ की जाए। तो पुलिस चोरी छुपे से सबकी कॉल डिटेल्स निकालना स्टार्ट करती है। तो पुलिस पाती है कि हेमराज के फ़ोन से आखिरी कॉल उसके बहनोई यानी कि राजन को ही गई थी। पुलिस को थोड़ी लीड मिल जाती है कहीं से कि जो राजन है उसका और हेमराज की पत्नी का कुछ न कुछ अफेयर चलता है, जो एक बार पकड़ा गया था। पुलिस को जैसे ये लीड मिलती है, पुलिस इसी लीड के आधार पर सीधे विभा को गिरफ्तार कर लेती है और ले जाकर थाने में जब सख्ती से पूछताछ करती है तो विभा टूट जाती है और वो ये सारी सच्चाई बयां करती है कि आखिर किस तरह के तरीके से उसने और उसके जीजा ने मिलकर प्लानिंग बनाई इस हेमराज को रास्ते से हटाने के लिए। ये थी आज की कहानी। आज के दौर में किसी पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। लोग किस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट करके बताइएगा। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।